टाइम का इशू, टाइम अभी थोड़ा पहली पहली बार लिख रहे हैं करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो हो जाएगा। बाकी पेपर का लेवल देखो, इसमें से मैं वही चीज़ों को बताऊंगा जो अपने को नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगी और किसमें अपन आधा 1 मार्क्स कैसे फेच कर सकते हैं। वो एकदम डेफिनेशन रटने रटाने वाला काम नहीं हो पाएगा, तो उन चीज़ों को बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो जैसे कि क्वेश्चन वाइज ही जाते हैं अपन। पहले ही क्वेश्चन जैसे था समाजशास्त्र एवं इतिहास में क्या संबंध है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब जो समाजशास्त्र और इतिहास है दोनों में अपन जो समाज है उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। बस ये रहता है कि जो समाजशास्त्र रहता है उसमें सोसाइटी का ज़्यादा स्पेसिफिक अध्ययन करते हैं, और जो इतिहास वगैरह रहता है उसमें जो घटनाएं हैं, युद्ध हो गया या जो परिवर्तन होते हैं, और चूंकि समाजशास्त्र में अपन सामाजिक परिवर्तन को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि इतिहास में क्या रहता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो परिदृश्य रहते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं उनको। तो इसमें ये कर सकते हैं कि आप 2 लाइन में उनका जो वो है सिमिलरिटीज है और 2 लाइन में उनके जो डिफरेंसेस रहेंगे उनको बता दीजिएगा। आपका 4 पॉइंट हो जाएगा। तो इतना सारा फैक्ट है आप लोग के पास, कोई भी एक कर लोगे तो हो जाएगा वो। और दूसरा क्वेश्चन था आपका संस्था और समिति में क्या डिफरेंस है करके। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं ये कि पहले ही कैटेगराइज कर दिए किस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं। इधर संस्था कर दीजिए और इधर समिति कर दीजिए। अब आधार में आधार का साइड हेडिंग डाल डाल के लिखते जाइए फिर कि जैसे कि मूर्त है कि अमूर्त है, स्थायित्व है कि अस्थायी है, और इसमें व्यक्ति का क्या महत्व रहता है, उनके बीच संबंध क्या क्या रहते हैं। तो इस टाइप का आप 3-4 फैक्टर करके 1 2 3 4 ऐसे करके इसको आगे कर दीजिए। और फिर अर्जित परिस्थिति की अवधारणा, 2 प्रकार की परिस्थितियां रहती है, एक जो एक्वायर्ड रहता है और मतलब इंग्लिश में क्या वो एक्वायर्ड और क्या रहता है स्क्राइब्ड। हाँ, तो जो अर्जित रहता है ना उसमें क्या रहता है कि जो हम लोग अपना क्वालिटी रहता है और जो हमारे अंदर योग्यताएं रहेगी उसके आधार पे इसको प्राप्त करेंगे। तो इसके अंतर्गत और एक जो बाई बर्थ रहता है, जैसे जाति हो गया हमारा या जो समाज है वो हमारा बाई बर्थ रहेगा, लेकिन जो एक्वायर्ड रहेगा वो टैलेंट पे अपना स्किल डेवलपमेंट करके, अगर भाई हमको मेंस में अच्छा मार्क्स अचीव करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, तो उस टाइप का जो रैंक अच्छा चाहिए तो वो आपका इस टाइप की कैटेगरी में आ जाएगा। और इसमें बस आप 1 2 एग्जाम्पल अच्छा कोट कर लेना कि जैसे एक्वायर्ड वाला है ना, तो इसमें अपन बता सकते हैं कि जो वर्ग रहता है, क्लास रहता है वो एक्वायर्ड है, अपना व्यवसाय जो है वो एक्वायर्ड है, शिक्षा जो एक्वायर्ड है। तो इस टाइप का जो करंट का एग्जाम्पल रहता है ना उसको बता देना, तो मोर देन इनफ है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसमें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनइक्वेलिटी। अगर बेसिकली इसको बोला जाए तो इनइक्वालिटी मीन्स क्या होता है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का अभाव रहता है समाज में, जो हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं उसको हम अगर हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी या विषमता बोलते हैं। तो ये अनेक कारणों से हो सकता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारणों से। और कोई अगर ट्राइबल एरियाज में है, उनके पास रिमोट एरिया में उतना कनेक्टिविटी नहीं है, वो बेचारा टेक्नोलॉजिकली उतना आगे नहीं बढ़ पाता, तो इस टाइप से आप देखेंगे कि इसका जो विषमता डेवलप हो जाता है उसका। इसमें बेसिक डेफिनेशन लिखना है, 1 2 उसका एग्जांपल दे देना, बस हो गया होगा। ये एकदम बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बस इसमें ये देखना है आपको कि दोनों में एक एक थोड़ा एग्जाम्पल बता देना, क्योंकि जन रीतियाँ ही आगे चलकर आपका लोकाचार बनती है। और जन रीतियाँ क्या है, समाज में जो किसी कार्य को करने की जो है मान्यता प्राप्त विधि रहती है, और जो लोकाचार रहता है उसमें ज़्यादा स्थायित्व रहता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में डेवलप होती है। और जो जन रीतियाँ क्या रहते हैं शॉर्ट टर्म में डेवलप हो जाए, मतलब कोई बोल दिया कि नहीं भाई खाना को लेफ्ट हैंड से खाना चाहिए राइट हैंड से, लेकिन अब वो लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, तो वो लोकाचार हो गया। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही रहता है। और इसको 1 लाइन में आप थोड़ा अच्छे से बता देंगे, फिर 1 2 3 करके इसका भी पॉइंट आप कर दो, या तो फिर पूरा चारों पॉइंट कर सकते हो 1 2 3 4 करके। पैरेटो का जो थ्योरी रहता है वो आपका रहता है साइक्लिक वाला रहता है, जो सोशल चेंजेस जो सामाजिक परिवर्तन रहते हैं उसमें जो है ये चक्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था पैरेटो ने। इनका मानना था कि कोई भी सोसाइटी में दो क्लास रहते हैं,
एक अभिजात्य और एक निम्न, अपर एंड लोअर टाइप का मान के चलो। दो क्लास रहेंगे तो दोनों क्लास में क्या रहता है कि भाई किसी ना किसी कारण से ये यहाँ का आदमी बाहर होगा तो उसके नाम से कोई ना कोई जगह रिक्त होगी, तो उसके नाम से जो नीचे वाला आदमी है वो ऊपर जाने का ट्राई करते रहेगा। और ये जो है कंटिन्यूअस होने वाली प्रक्रिया, साइक्लिक रूप से कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे आएगा, कोई ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसी टाइप से प्रक्रिया होती रहती है। तो इसी को पेरेटो ने बोला था कि जो सोशल चेंजेस हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते रहेंगे और वो हमेशा सतत प्रक्रिया है करके। संघर्ष का दो ही टाइप रहता है, एक डायरेक्ट रहता है, एक दूसरा इनडायरेक्ट रहता है। जब वो एक दूसरे के सामने करें, मतलब आपस में आमने सामने करते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये जो है वो डायरेक्ट वाला रहता है। और इनडायरेक्ट में अपन उनको नहीं पता कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो इनडायरेक्ट रहता है। इसका एक एग्जांपल ऐसा है कि जैसे जो संघर्ष कर रहा है वॉर में, मतलब युद्ध स्थल में दो डिफरेंट आर्मी आपस में लड़ रही है, वो एक दूसरे को गोली मतलब एक दूसरे को मारना चाह रही था कि वो नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा, वो एक डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में अगर देखेंगे तो जैसे इकोनॉमिकल जो रहता है, जैसे बाइकॉट मालदीव अभी जो चल रहा है, हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं लेकिन बॉयकॉट के थ्रू उसका इकोनॉमी को कितना कोलैप्स कर दिया हम लोग, तो वो इनडायरेक्ट स्ट्रगल का पार्ट रहता है। पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट करिए, ये भी रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 4 पुरुषार्थ रहते हैं इंडिया मतलब उसमें भारतीय दर्शन के अनुसार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अगर देखा जाए तो जो धर्म का जो अवधारणा बताया उसमें भी यही था, जो धर्म है उसमें हमको नैतिक कर्तव्य है, जो एथिकल हमारे ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करना है। अर्थ क्या है कि जो हमारा फिजिकल डिज़ायर है उसको अचीव करने के लिए हमको जो साधन चाहिए, अर्थ जो है वो है मीडियम है आपका, वो हमारा फाइनल वो नहीं है कि मतलब मेरे पास गाड़ी रहेगा, गाड़ी से हम लोग कहीं जा सकते हैं, उसके लिए वो मीडियम बस टाइप का ट्रीट करना। काम क्या रहता है, काम से केवल वो नहीं है सेक्सुअल जो प्लेजर है उसको नहीं मानना है, क्योंकि जितना भी काम मीन्स जो हमारा जो फिजिकल डिज़ायर है कि हमको गाड़ी चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा घूमना है, ये जो है ये सब काम में आ जाएगा। और मोक्षा मतलब पूरे लाइफ से आपका तीनों पुरुषार्थ कर दिया, अब बस शारीरिक रूप से मुक्ति मिल जाए इस संसार से, तो बंधन मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो मोक्षा कहलाती है। अवलोकन ऑब्जर्वेशन, ये भी जो सामाजिक अनुसंधान की एक विधि रहती है जिसमें ऑब्जर्व करके वो चीज़ों को डेटा कलेक्शन करता है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ तो कितने लोगों को समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, मैं आप लोग का फेस देखूंगा कि हाँ भाई 10 में से 4-5 लोगों को समझ आ रहा है, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को जो चेंजेस करने पड़ेंगे, वो एक टाइप का बोल सकते हैं आपका ऑब्जर्वेशन है। और इसके लिए कौन कौन इस पर कैरेक्टरिस्टिक बता देना कि डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, निदर्शन की प्रक्रिया होती है, और प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होता है वो जो डाटा कलेक्टर है वो, और जो जिनका सैंपल कलेक्शन हो रहा है वो, तो उनके बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, इसका 3-4 कैरेक्टरिस्टिक आप बता दीजिएगा। और धर्म की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत हैं ये, जिनमें आप दोनों बता देना, जो इंडियन वाला जो है वो और जो वेस्टर्न वाला है उसको बता देना। तो जो मैक्स मूलर का सिद्धांत है और लुक्रेटेशियस का सिद्धांत है, और क्या है इसका मतलब 6-7 जो स्कॉलर्स हैं ना, टॉयलर का हो गया, तो ये सब का थोड़ा थोड़ा बता देना कि जो आप कोई आत्मावाद को मानेगा, कोई मानववाद को मानेगा, कोई प्राकृतिक प्रवणता की सिद्धांत को मानेगा, कोई संघर्ष को मानेगा, तो उस टाइप का जो है ना उसको बता देना। बस इसका जो स्कॉलर है ना उनको वो मत करना, स्कॉलर को डिस्टर्ब मत करो, या तो कम इतना ही लिख देना कि ये जैसे हाँ भाई प्राकृतिक प्रवणता का सिद्धांत जो है इनका है। लगभग 8 मार्क्स है, तो आप बहुत ही स्पेस रहेगा, 8 है मतलब 12 लाइन रहेगा, तो आप 1.5 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को। कम मिनिमम ऐसे क्वेश्चन में ना कम से कम 6 से 7 सिद्धांत कर देना आप, 6 से 7 स्कॉलर का नाम लेके उसको एक्सप्लेन कर देना, एक 2 लाइन में जितना समझ आ रहा है उतना ही लिखना। एकदम मानववाद से निर्मित है, टोटम भोंगावाद, ये सब जो जितना भी आपका आएगा उसको लिख देना उसको। और नहीं समझ आ रहा है तो एकदम वो मत करना ना, जबरदस्ती उसको अटेम्प्ट करना है करके कुछ भी अफीम कार्ल मार्क्स ने अफीम की संज्ञा दी वैसा टाइप का वो स्टेटमेंट मत कोट कर देना। एकदम जो उसका वो उत्पत्ति जो हुआ है उसका ही सिद्धांत देना है अपने को, ओरिजिन जो हुआ है। तो किसी भी बुक में अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखिएगा, थोड़ा नेट वगैरह से सर्च करके अपने नोट्स में डाउन कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और आ सकते हैं वाले क्वेश्चन। ट्राइबल सब प्लान एरिया, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो उसका कंडीशन बता देना, इसका क्या क्या कंडीशन रहता है और छत्तीसगढ़ में कितने ट्राइबल सब प्लान एरियाज हैं, उनके लिए क्या क्या की फीचर रहता है गवर्नमेंट का। बस इतना ही 3-4 पॉइंट कर दीजिएगा। कंडीशन, की फीचर्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन डिविजनल ब्लॉक, और उसके लिए अगर कोई सेपरेट बजट कहीं पे अनाउंस हुआ हो, और कुछ लास्ट में अगर आपको लग रहा है करंट अफेयर डाल देना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वुमेन से रिलेटेड जो प्रोविजन है, अब इसको लिखने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई आर्टिकल वाइज लिख देता है, आर्टिकल 14, 15, 16, देन आपका 39 फिर उसमें चले जाएगा, 46 में चले जाएगा, 243D में चले जाएगा, फिर 243T में चले जाएगा। रिजर्वेशन वाला जो पार्ट रहता है उसको बता देगा। और अभी आप थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हैं कि जो लोकसभा वगैरह में रिजर्वेशन का प्रोविजन आ गया, तो 330 और 332 में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के संबंधित विधेयक वाला। तो देखो एक इतना बड़ा चेंजेस है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो कितने चीज़ों का अफेक्ट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है डालते जाओ। और जैसे उसको हम लोग मेंशन ही नहीं करते, बहुत मतलब 105 अमेंडमेंट हुआ लेकिन उसका कोई चर्चा ही नहीं हुआ, क्योंकि बस वो एक्सटेंशन था जो ट्राइबल और एससी कम्युनिटी के लिए था। रिजर्वेशन उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। इन 106 का हर जगह चर्चा काहे हो रहा है, जबकि उसको एग्जीक्यूट होना आज से 5-10 साल बाद। तो इसको आप या तो फिर 2 पैटर्न है, पूरा आर्टिकल वाइज लिख देना, या तो उसको पहले ही क्लासीफाई कर देना कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ये आपका डीपीएसपी है, ये पॉलिटिकल या पंचायती राज पीआरआईज या लोकल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए क्या प्रोविजन है, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके लिए क्या प्रोविजन है। मतलब फैक्ट वही रहेगा, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग हो जाएगा। सूचना के अंतर्गत गोपनीय सूचनाओं का विवरण दीजिए। तो ये जहां तक के आर्टिकल इसके धारा 8 में मेंशन है। नहीं भी पता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर सबको पता, मतलब सब अपने दिमाग से लिख सकते हैं। भाई आरटीआई के अंतर्गत कौन से ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेंगे। पहला इन्फॉर्मेशन वही हो जाएगा जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को जो है नुकसान पहुंचाए, तो एक तो वो हो गया। दूसरा जो आर्मी पर्सनल रहेंगे उनके डेटाज को किसी को नहीं करना है। तीसरा ये रहता है आरटीआई के तहत हम लोग का भी जो इंडिविजुअल किसी का वो ब्यौरा है, बायोडेटाज वगैरह है, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता। अगर उसको शेयर करना है, आप भी सर्विस में चले जाएंगे तो आपका डेटा के बारे में अगर कोई क्लेम करता है आरटीआई के तहत, तो एक लेटर आपके पास आएगा कि आप अपना लेटर मतलब आपका जो भी डेटा है उसको शेयर करने के लिए करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, नहीं लिख के दे दो, वो कोई शेयर नहीं कर सकता। तो जो पर्सनल डेटाज हैं, आर्मी पर्सनल है, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को जो डिफेम करते हैं या तोड़ते हैं, उन चीज़ों को नहीं शेयर करना है। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने डेटाज को शेयर नहीं कर सकती। और अब आप बोलोगे कि बजट जैसे वो पेश नहीं हुआ है और बजट के पहले उसका प्रोविज़न आपको मिल जाए आरटीआई का तहत, तो वो पेश नहीं किया जा सकता। तो ये 5-7 पॉइंट आपको एकदम अच्छे से मेंशन करके लिख दीजिएगा। ये करंट अफेयर का ही था 2018 में जो चेंजेस आए। अब इसमें क्या क्या मेन चेंजेस आए थे कि कोई भी अगर सिविल सर्विसेज का मतलब कोई भी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो जो सेंट्रल का लोकपाल है उससे परमिशन चाहिए, और स्टेट का है तो स्टेट का जो लोकपाल रहेगा उसका परमिशन चाहिए। और फिर ऐसे मामलों की जो जांच रहेगी वो किस रैंक का ऑफिसर करेगा, इससे संबंधित जो भी प्रोविजन वगैरह हैं उनको मेंशन करके लिख दीजिएगा। 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो, क्योंकि पहले अलग 1988 में बहुत सारा आया था। जैसे अभी के डेट में ऐसा है ना कि पहले क्या था कि पूरा कैश चलता था जनरली, बहुत कम लोग का एक अमाउंट वगैरह जो रहता था, सैलरी अकाउंट वगैरह, वो सबका उतना चलन नहीं था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आपका सैलरी अकाउंट है, उस सैलरी अकाउंट में आपका गवर्नमेंट का पैसा आया, लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपका पैसा दे दिया तो उसका हिसाब किताब आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो वो फिर ना आप गिफ्ट ले सकते, ना किसी से आप कोई भी बाई प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी फेवर नहीं ले सकते। अगर वो फेवर लिया गया है तो उसका फिर रीज़न आपको चाहिए। जैसे कि एक रहता है प्रोविजन गवर्नमेंट उसमें कि आपका जितना सैलरी है, आप अगर उससे कोई ज़्यादा चीज़ का परचेस कर रहे हो तो आपको डिपार्टमेंट से रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई किसी का सैलरी उतना तो रहता नहीं, लेकिन आजकल सब आईफोन कैरी करते हैं,
इन आईफोन का बजट ही कितना ज़्यादा रहता है, उतना सैलरी रहता नहीं, तो आपको रिटर्न में परमिशन लेना पड़ता है। जनरली वो किसी दूसरे के अकाउंट के रहता है। तो वो सब जो प्रोविज़न रहते हैं ना, वो सब आपका एंटी करप्शन वाला जो अमेंडमेंट है उसके तहत आया था। और बस कौन अधिक ऑफिसर है, क्या क्या परमिशन हमको ग्रांट करना पड़ेगा, और उसका सजा का क्या क्या प्रोविज़न है, बस इतना ही 4-5 पॉइंट आपको मेंशन करना है इसमें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुराना जो अलग अलग चल रहा था उसको इंटीग्रेट किया गया, और इसमें 3-4 डेटा है, उसको कर सकते हो आप कि उसका दर कैसा रहता है। तो खरीफ का रहता है 2%, रबी का रहता है 1.5%, और जो कमर्शियल रहता है 5%। और आप इसका भी 5% करके ना उस रेट पे आप उसको कंपनसेशन अचीव कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या जो फसल को किस तरीके से नुकसान हो सकता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो आपका जो फसल खेत में है वहाँ से लेके आपका जो सोसाइटी तक के पहुँचाने तक के, चाहे बीच में आग लग गया या बीच में वर्षा वगैरह के कारण वो खराब हो गया, तो इस सब प्रोविज़न को थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा कि इनसे बचाव से संबंधित इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं। और इसका एग्जीक्यूशन किस लेवल पे होता है, डेवलपमेंट ब्लॉक के लेवल पे होता है, तो वो देख लीजिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। ये आपका निर्योग्यताएं हैं। मैंने थोड़ा सा निर्योग्य मिस इंटरप्रेट हो गया होगा। निर्योग्यताएं मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन जो रहता है ना कि सोशल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, और जो उनको अस्पताल वगैरह में प्रवेश नहीं देते, इकोनॉमिकल जो रहता है वो जो 6-7 रहते हैं, धारा 3 से लेकर धारा 7-8 तक के जो रहता है वो प्रोविजन को लिखना था। तो क्वेश्चन में वो मिस प्रिंट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद है ना, ये तो एकदम रटा हुआ क्वेश्चन रहता है सबका, वो बोनस करके दे देंगे वो मार्क, जो कोई दिक्कत नहीं। SC/ST एक्ट में पीड़ित व्यक्ति का अधिकार 15 में है, 15(1) में है। और उससे जो भी प्रोविज़न रहेंगे कि एक जो पुलिस सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, अगर वो केस उसका चल रहा है तो उस बीच में उसको कंपनसेशन देना है, डेली बेसिस पे उसका जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका क्षतिपूर्ति देना है। और अगर मान लो लग रहा है कि वो उसको और नुकसान पहुंचा सकता है, तो दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट है उसको दूर करना है अपने को। तो इस टाइप का जो 10-12, उसमें बहुत ज़्यादा है, 15-20 के आसपास सब बुक में दिया हुआ है, तो आप इसमें से किसी भी 12-13 को आप मेंशन कर देना। एक 160वां संविधान संशोधन अधिनियम, एकदम पेपर 3, पेपर 5, पेपर 7, इसी में भी आपको 8 से 10 मार्क्स में दिखेगा ही दिखेगा, और मे भी हो सकता है कि इससे भी आ जाए इससे। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल लिखना, मतलब अगर आपको नंबर अच्छा पाना है इसमें, हाँ यार इसको कहाँ पे, अरे अब इसको ऐसे क्वेश्चन को जब अपन लिख रहे हैं ना, तो इसका बढ़िया सा जो भी ऑन प्रोसेस जैसा हुआ है कि लोकसभा में पेश, पारित, राज्यसभा में पेश, पारित, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर वगैरह, इसमें क्या प्रोविज़न है, और लागू करने की तिथि, मतलब कब से इसको लागू किया जा सकता है, कब से उस चीज़ों को लागू किया जा सकता है, और वाई, क्यों लाया गया स्कीम, और क्या चेंजेस मिलेंगे।
इसी सेगमेंट में आप लिखोगे तो आपका ये 8 मार्क्स से आराम से कंप्लीट हो जाएगा। दो लाइन ये हो गया, 2 लाइन ये हो गया, 1 लाइन इधर हो गया। फिर प्रोविज़न क्या क्या है कि लोकसभा में, फिर वो थोड़ा इसमें बस मेंशन कर देना प्रोविज़न जो है ना, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल अफेक्ट होगा इससे, 330, 332, ठीक है। और लागू कब से जो प्लान है, अभी टेंटेटिव तो आ ही गया ना कि 29 के आसपास हम इसको लागू कर देंगे करके। और क्यों किया जा रहा है तो रिप्रेजेंटेशन का बता देना कि भाई 543 सीट है हमारे यहाँ, हम 100 सांसद नहीं दे पाते महिलाएं, मोर लेस देन जो है 20% के आसपास आपका रिप्रेजेंटेशन। और छत्तीसगढ़ ये क्या, उसमें थोड़ा सा इसमें कर देना कि छत्तीसगढ़ को अप्रिशिएट कर देना भाई कि 90 में से 19 विधायक हमारे यहाँ हैं, तो 22% रिप्रेजेंटेशन और पूरे देश में सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है, वो सबको मेंशन कर देना। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि 33% रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड स्कीम है, और इस बार का सबसे मतलब इस साल अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है प्रधानमंत्री जी तो यही स्कीम था, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा वाला। इसका क्लॉज वगैरह बढ़िया सा लिखना एकदम। लागू तो बर्थडे पे ही हुआ है उनके। बजट तो सेंटर और स्टेट का दोनों का बता देना। और कितने टाइप्स ऑफ वो हैं, शिल्प वगैरह हैं, कितने मतलब कितने टाइप के उसको शामिल किया गया, कितने टाइप के वर्कर्स हैं उनको शामिल किया गया है, और क्या क्या दिया जाएगा उनको। एक टूल किट वगैरह दिया जाएगा और कितना 2-3% ब्याज पे उनको 2-3 लाख रुपए, फिर उसका लिमिट जो है बढ़ते जाएगा। और इससे क्या आपका होगा एडवांटेज, इससे क्या क्या है आपको एडवांटेज होगा, और एक वे फॉरवर्ड आपका पॉजिटिव बता देना कि भाई हर किसी को तो हम गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकते, तो उनका स्किल इनरिच कर सकते हैं ताकि वो जिस अपने परंपरागत व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय में वो कितना एडवांस लेवल पे काम कर सके। भाई एक अगर वो है कॉबलर ही है, वो अगर दिन का 200 रुपये कमा रहा है, हम उसको इतना योग्य बनाए कि वो 500-1000 रुपये कमाने लगे, और उनके बनाए जो जूते वगैरह हैं वो अगर किसी मल्टी ब्रांड के साथ वो टाई अप हो जाए तो दोनों का बेनिफिट रहेगा उससे। वो म्यूचुअलिज्म का यूज़ करते हुए दोनों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम एकदम ओपन है, उसमें जो आपको जितना याद आता है वो लिख सकते हो पहले वाले पार्ट में, उसके बारे में जो भी याद आएगा उसको लिख दो। और जो भारतीय समाज की विशेषता वाला पार्ट है इसको ना कैरेक्टराइज कर लेना, क्योंकि जनरली मैं बता रहा हूँ अगर ये दोनों में से अटेम्प्ट करना रहेगा ना तो 70-80% लोग ये करेंगे, ईजी है करके। लेकिन अगर आपको 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेना है ना, तो अगर आप इसको एवरेज कर पा रहे हो, बहुत अच्छा नहीं एवरेज भी कर पा रहे हो, तो इसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि ऐसे में भी वही होता है कि अगर आप कॉमन टॉपिक अगर 10 लोग का है तो 10 में से 8 अगर सेम लिखे हैं तो उसमें कंपेरेटिवली चेकिंग होने लगता है। अगर ये अच्छा लिखा है तो इसको 35 दिए, फिर दूसरा वाला उससे थोड़ा सा कम अच्छा है तो 32 दिए। लेकिन अगर 2 ही ऐसे अलग है तो उसमें हाई मार्क्स का चांसेस मिनिमम तो आपको 35 तो देगा ही देगा। तो भाई कम से कम एक रिस्क तो लिया है ये लड़का कि कुछ टॉपिक जो है यूनिक चूज किया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा कि अगर हो सके तो अवॉइड करना, नहीं तो फिर कॉमन लिखना है तो उसको कुछ अच्छे तरीके से लिख देना। जो भी चेंज ये हैं अब इसका बाइफर्केशन कर देना कि मतलब कितने टाइप से हो सकता है। कि पहला तो सबसे पहला आ जाएगा कि हमारे यहाँ जो सोशल इंस्टीट्यूशन है तो 3-4 सोशल इंस्टीट्यूशन का दे देना, कास्ट, क्लास, मैरिज हो गया। और दूसरा बोल सकते हैं अपन उसको दे सकते हैं कि डाइवर्सिटी है इंडिया में, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डाइवर्सिटी है, कल्चरल बेसिस पे जो है डाइवर्सिटी है वो भी देख सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं अपना जो फीमेल है उनका क्या रोल है सोसाइटी में, और पॉपुलेशन है इंडिया का, और जो लिटरेसी है उसको बता सकते हैं, और जो वर्क प्रोफाइल है जो क्या बोलते हैं व्यावसायिक संरचना है वो कैसी है हमारी। तो वो चीज़ों को कम से कम 10 या 12 सेगमेंट में इसको तोड़ के ले लिखिएगा। अब ऐसा जनरल क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 12 से 15 पॉइंट आप लिखना है इसको, छोटा ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन नहीं लिखना, लेकिन ज़्यादा उसका डाइवर्सिफिकेशन लिखना चाहिए।
छत्तीसगढ़ सरकार के लिए महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में आप महिलाओं को 2-3 पार्ट में कर सकते हैं। एक तो पहले है कि उनका जो बालिका है एज ग्रुप के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब बिलो 18, फिर 18 to 14, फिर 40 to 60, 42 एबो वाला। अब उसमें भी बाइफर्केशन ये हो सकता है कि जो लिटरेसी वाला पार्ट है, मतलब उनकी एजुकेशन से संबंधित क्या क्या स्कीम चलाई जा रही हैं, और जो उनके क्या बोलते हैं सैनिटाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या स्कीम चलाई जा रही हैं, उनके स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या स्कीम चलाई जा रही हैं, और फिर उसके बाद जो महिलाएं रहेंगी, अब इनमें सब में एक कॉमन आ जाता है उनका माल न्यूट्रिशन वगैरह है, उसके लिए क्या क्या स्कीम चलाई जा रही हैं, और उनमें जो विवाह वगैरह है उनके लिए क्या स्कीम है, कि दिव्यांगजन वगैरह कुछ रहता है वो वाला हो गया, या जो सामूहिक विवाह होता है उससे संबंधित क्या जो स्कीम है, और उसके बाद फिर जो लास्ट में अपने लाइफ के एंड में रहती है महिला, और जो हेल्थ से रिलेटेड है जैसे दाई दीदी क्लिनिक वगैरह ये सब हो गया, तो वो सबको लिख देना, और लास्ट में जो सबसे आ जाएगा तो जो पेंशन स्कीम्स वगैरह हैं उनको बता देना। तो कम से कम आपका 12, 15, 20 स्कीम आपका हो जाएगा, तो उनमें से कोई भी छांट के 12, 15 आप चिपका देना बस। लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छा आपका रहना चाहिए, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब इसमें आप कर सकते हैं कि ऐसे किए, फिर इधर से करके कि फिर एज ग्रुप के हिसाब से ये 1, 2, 3, 4 ऐसे बस नाम लिख दिए, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नाम लिख दीजिए, और इधर जो है थ्योरी लिख दीजिए, या तो हर एक स्कीम का एक लाइन करके एक लाइन 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, जितना आता है, चाहे बजट आए चाहे टारगेटेड ग्रुप रहे, जो भी रहे, थोड़ा डेटा रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ अगर पॉजिटिव है जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत, अगर उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अपन यहाँ पे बार ग्राफ वगैरह बना देते हैं। यहाँ भाई पहले 37% जो है माल न्यूट्रिशन था, आज 31% हो गया। पहले इतना परसेंट एनीमिया था, आज इतना परसेंट हो गया। पहले SHG का नंबर इतना था, अब सरकार के सकारात्मक प्रयासों की वजह से इतना हो गया। वो डेटा आपको लिखना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, या पढ़ते जाओगे तो डेटा आते जाएगा। और ये अपना प्रधानमंत्री जनमन स्कीम, ये भी एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्कीम है। जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान करके, उसका पहले पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म लिख देना। और चालू, जब कोई भी ट्राइबल का बात होता है जब भी इंडिया में, तो चालू होने का इसका डेट क्या रहता है? सबसे बड़े अगर कोई है भगवान ट्राइबल के, तो बिरसा मुंडा का बर्थ, तो 15 नवंबर को उनका घोषणा किए थे, 29 नवंबर को उसका कैबिनेट में मंजूरी मिल गया। फिर इसका बजटी प्रोविजन लिख देना कि 24,000 करोड़ के आसपास है, इसमें से 16,000 करोड़ के आसपास जो है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का है, 8,000 करोड़ के आसपास इसका है करके। फिर उसका पूरा बताना, फिर किसके लिए एकदम टारगेटेड, कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति PVTG ग्रुप्स है उनके लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब एकीकृत स्कीम है, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी योजनाएं चल रही हैं उनका PVTG के लिए जो लाभ दिलाने के लिए एक ही मंच पर, मतलब एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इस योजना को चालू किया गया है। तो थोड़ा डेटा और दे देना PVTG के बारे में। भाई पूरे देश में 75 हैं, हाईएस्ट उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में 5 और 2 7 आते हैं छत्तीसगढ़ MP में करके, उसको फिर बता देना। और फिर इसमें टेक्निकल 1-2 जो कमियाँ हैं उसको बता देना, कि जो वो है PVTG का जो लास्ट हमारा सेंसस है 2001 वाला है, 2011 में नहीं हो पाया था, 3 स्टेट में नहीं हो पाया था, मेनली महाराष्ट्र, राजस्थान और मणिपुर में। तो ये तीनों राज्यों की वजह से करेक्ट डेटा नहीं मिल पा रहा। भाई करेक्ट डेटा नहीं रहेगा तो तुम बजट कैसे करोगे? कि एक आदमी का खर्चा 5 रुपये है, अगर आपको नंबर ऑफ पीपल ही नहीं पता है तो कैसे बजट दे दोगे? क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा कोई वर्बली होता नहीं, हर चीज़ रिटर्न होता है। तो मेन टेक्निकल प्रॉब्लम वही है कि आपका एक्चुअल नंबर आपको नहीं पता है, और जो अभी भी कई रिमोट एरियाज में रहते हैं वो अभी भी हमारा विकास की जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहते, तो उनके मन में जो हमारे प्रति जो संदेह है उसको दूर करना चाहते हैं हम। इस टाइप से इसको कंक्लूड कर सकते हैं आप। बाकी लास्ट में टीचर्स मार्क मिल जाएगा आंसर शीट में आपके। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट होगा प्रिपरेशन वगैरह को लेके तो अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पार्ट 3 को पढ़िए, उसका पार्ट 3 वो स्कोरिंग है, फिर पार्ट 1 में स्कीम को पढ़िए, फिर लास्ट में टाइम बचता है तो उसको एक, और लैंग्वेज को डेली बेसिस पे, लैंग्वेज पेपर 4 और पेपर 6 1, 2, 4, 6 ही है। यहाँ से अगर स्कोर हो गया
तो फिर रैंक बहुत अच्छा आएगा 1246। नहीं, पेपर 7 का लास्ट 2 ईयर से थोड़ा सा डेविएशन बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम, किसी का बहुत ऊपर आ रहा है, और कोई वो नहीं है, सेम कंटेंट पे भी एक को 7 मार्क्स मिल रहा है, एक को 14 मिल रहा है सेम क्वेश्चन। पेपर 1, 2, 4 और 6, ये 4 पेपर, जिसमें बाइनरी मार्किंग है ना, 1 और 4 में बाइनरी मार्किंग है, ये 0 या 1, उसमें 100% मार्किंग हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। और पेपर 7, पेपर 3, 5, 7 में उतना वर्थ, 5 भी टेक्निकल है तो उसमें मार्क्स अच्छा मिल जाएगा, 3 और 7 में ज़्यादा मेहनत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप एक जनरलाइज्ड आंसर हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो स्पेसिफिक आर्टिकल पूछेगा धारा, वो बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। ठीक है, थैंक यू।